चलिए आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने आना वो आ गए हैं, बाकियों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो रिकॉर्डिंग की शौकीन है, वो लाइव क्लास नहीं लेते। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या है? एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर का मतलब है एक्सिस के अराउंड जो वेक्टर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। वेक्टर्स दैट इन्वॉल्व रोटेशनल वेरिएबल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल जितने भी है ना, तो ये जो भी आपने एंगुलर मोशन में सारे जो वेक्टर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है? एक्सियल वेक्टर, क्योंकि उनका वो एक एक्सिस के गिर्द क्या करती हैं? घूमती हैं। जो भी हम वेक्टर्स लेते हैं वो एक्सिस के रिस्पेक्ट से लेती हैं। तो उन सारों को हम क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे क्या हैं? एक्सियल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, इट स्पेसिफाइज डायरेक्शन ओनली। ये एमसीक्यू आ सकता है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है और इसका कोई काम नहीं है। यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये फार्मूला है, ये आपने याद करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो आपने सोल्व करना होता है। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, ये स्टेटमेंट भी एमसीक्यू में आ सकती है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या वो न्यूमेरिकल आप इससे सॉल्व करते हैं। पोजीशन वेक्टर है, नाम से जाहिर है कि वो वेक्टर जो पोजीशन को बताता है। तो ये 2D में पोजीशन को बताना का तरीका, ये 3D में बताने का तरीका है। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल है कि चले मैं लिख लेता हूँ तब आपको समझ आएगी। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि ये 2 डायमेंशन में है, क्या यहाँ पर y हो सकता है या यहाँ पे x हो सकता है? इसका मुझे आंसर दें। 2 एक्सेस में, जैसे 3 एक्सेस में होता है ना कि यहाँ पर x है, ये y है या z है, तो आप इसको भी z लिख सकती हैं, आप इसको x लिख सकती हैं, आप इसको x लिख सकती हैं। ये जो y यहाँ पर है वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन क्या 2 डायमेंशनल में ये जो y लिखे वो हम यहाँ पर y ले सकते हैं, या ये जो x है वो यहाँ पर हम x ले सकते हैं? इसका मुझे आंसर दें चैट बॉक्स में या वॉइस मैसेज में। बस यही है, चैट बॉक्स में बता दें। आपने वैसे सुमो बुकमन है सारे। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या 2 डायमेंशन में हम अपनी मर्जी से एक्सेस चूज कर सकते हैं? जैसे 3 डायमेंशन होती है, हमारी मर्जी होती है कि हम जिस मर्जी को एक्स बोल दे, जिस मर्जी को वाई बोल दे। क्या 2 डायमेंशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं? दो ही एक्सेस होते हैं ना, वो तो आपकी बात ठीक है। लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो हमने एक्स एक्सेस लिया है, क्या ये यहाँ पर एक्स एक्सेस ले सकती हैं, या ये जो वाई एक्सेस है क्या ये वाई एक्सेस हो सकता है? मेरा ये क्वेश्चन है। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी अपना पार्टिसिपेट करें। आपने बोला नो, ठीक हो गया, एक आंसर मेरे पास आ गया। कह रहे हैं कि 2 डायमेंशन में हम अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं ले सकते। कोई और अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना? तो आपने भी बोला नो, ठीक है। 2 डायमेंशन में हम अपनी मर्जी से हम एक्सेस को नहीं ले सकते। जो एक्स है वही एक्स रहेगा और जो वाई है वो ही वाई रहेगा। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सेस ही होता है। जब मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल एक्सेस है तो फौरन आपने समझ जाना कि ये एक्स एक्सेस बात हो रही है, और जब मैं बोलूँ वर्टिकल एक्सिस आपने फौरन समझ जाना कि ये वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो 2 डायमेंशन में हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। 2 डायमेंशन में फिक्स है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होगा। लेकिन 3 डायमेंशन में आपकी मर्जी है कि वो अपनी चॉइस आप रख लें। अब यहाँ पर है तो हमें इस ये हमारे पास लोकेशन है, तो इस लोकेशन को पहुंचने के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। यहाँ से चले हम यहाँ पे गए और फिर यहाँ से चले यहाँ पे चले गए। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ए
आई जो है वो एक्स हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो जे है वो वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में तो हमें 3 एक्सेस में मूव करके हमें यहाँ पे हम पहुंचेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 3 एक्सेस लगे हुए हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है टेंसर, अ क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रेशर। और यहाँ पर आप करंट भी ऐड कर सकते हैं कि करंट भी हमारे पास वो भी क्या होती है, वो भी टेंसर होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में ये हमें डिफरेंट वैल्यूज देती हैं। करंट का डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो वैल्यू नहीं देते, करंट के जो डायरेक्शन सेम ही वो हर डायरेक्शन में हमें सेम वैल्यू देगा। तो ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से ना गलत है, प्रॉपर ये डेफिनेशन सही नहीं है क्योंकि ये करंट पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है डेफिनेशन। खैर इसको आप छोड़ दें, डेफिनेशन पेपर में नहीं आती। तो चलें आप, क्योंकि ये डेफिनेशन करंट पे एप्लीकेबल नहीं हो रही क्योंकि करंट की हर डायरेक्शन में वो ज़ाहिर है वो वैल्यू सेम रहेगी जिसको मर्जी आप ऐड कर लें। चलिए रिमेंबर आपने देखनी है कि बोथ वेक्टर्स एंड स्केलर्स कैन बी टेंसर्स, वेक्टर भी टेंसर हो सकते हैं और स्केलर भी टेंसर हो सकता है। स्केलर आज 0 रैंक, ये एमसीक्यू आया हुआ पीपीएससी में, स्केलर का रैंक कितना होता है, टेंसर रैंक कितना होता है, 0, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेक्टर्स का टेंसर रैंक कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीजें आपने एमसीक्यू के लिए, पीपीएससी में ना डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल भी होती हैं, कंसेप्चुअल भी होती हैं, न्यूमेरिकल बेस भी होती हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें, इनको आपने याद रखना है, इन्हीं में से एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आपका वेक्टर का सारा पोर्शन आपका इंशाल्लाह ताला क्लियर क्लियर है। अब पहली डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर, लाइक, अनलाइक, इक्वल, opposite vector may be grouped as collinear vector if they are either in the same line or parallel। तो नाम से ज़ाहिर है कोलिनियर वेक्टर जो क्या हो, सेम लाइन में हो। अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है तो ये अगर ये दोनों की यहाँ ये अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम लाइन में ये क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ये हो जाए इस तरह तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे क्योंकि इनके जो सेम लाइन में ये लाई कर रहे हैं। क्या ये दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं, ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हो सकती हैं क्या? इनकी आप डेफिनेशन दे ली, लाइक वेक्टर सेम, अनलाइक वेक्टर डिफरेंट वेक्टर्स होती हैं। इक्वल वेक्टर का आपको पता है मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ऑपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। ये सारे हमारे पास क्या होती हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। या फिर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। क्यों कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो सेम है। इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर्स नाम से ज़ाहिर है जिनका प्लेन क्या हो, सेम हो। अब ये हमारे पास एक पेज है, दोनों वेक्टर अगर इसी पेज पे लाई कर रहे हैं तो ये दोनों का क्योंकि प्लेन सेम है तो ये लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। अब मेरा ये सवाल है क्या जो 3D में जो वेक्टर्स होते हैं क्या वो कोप्लेनर होते हैं, या मेरा ये सच्चा, दोबारा से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, 3D एक्सिस में क्या तीनों वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं? और सेकंड ऑप्शन, हमेशा कोप्लेनर नहीं होते। तीसरा, कोप्लेनर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। तीन वेक्टर्स जो हमारे पास, क्या वो कोप्लेनर होंगे, नहीं होंगे, हो सकते हैं या नहीं हो सकते?
हाँ, इसका सही आंसर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। इफ देर आर three vectors in a 3D space and their scalar triple product is 0, then these three vectors are coplanar. And there are three vectors in a 3D space and they are linearly independent, then these are, तो ये जो रुबाब ने लिखा है ये मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। ये आपने थ्योरेटिकली एमसीक्यू में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ, तो इसको आपने याद रखना है। ये हमारे पास है इफ थ्री वेक्टर्स इन अ 3D स्पेस and their scalar triple product is 0, then these three vectors are coplanar. तो ये डेफिनेशन ये है, एक एमसीक्यू हमारा बन जाता है। If there are three vectors in a 3D space and they are linearly independent, then these are three coplanar vectors. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैं अपने आप आंसर पे आता हूँ। अब ये हमारे पास प्लेन है ना, सेम प्लेन है, यहाँ पर तीसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये कोप्लेनर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये तीसरा वेक्टर मैं किसी और प्लेन में ले जाऊं तो वो क्या होगा, वो हमेशा क्या हो, वो दूसरे प्लेन में जब चला जाएगा फिर वो तीन वेक्टर्स वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो इसका आंसर है हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकने की मिसाल मैंने यहाँ पर दे दी है। ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर ना होगा क्योंकि तीनों एक पेज पे लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये तीसरा वेक्टर उठा कर दूसरे प्लेन में ले जाऊं फिर तो ये कोप्लेनर वेक्टर ना हुए। तो यानी कि 3D में जो जो थ्री जो वेक्टर्स होती हैं वो कोप्लेनर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। अब आ जाते हैं टू वेक्टर्स पे। क्या दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं? हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकते। अब इसका आंसर बताएं टू वेक्टर्स का। थ्री का आंसर क्या, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब टू वेक्टर्स पे आ जाएं। क्या दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होती हैं? हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। तो वही बात आ गई, अगर हम दो वेक्टर, एक वेक्टर को इस प्लेन में रखें, दूसरे वेक्टर को दूसरे प्लेन में ले जाएं तो वो फिर दो वेक्टर्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकते। तो यानी कि हमारी मर्जी है, हम जिस तरह वेक्टर्स को मर्जी रख लें। आगे नल वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है, इक्वल वेक्टर्स दोनों, इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जहां पर भी रिमेंबर आ जाए वो अपनी चीज बहुत ध्यान से उसको याद रखना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ नल वेक्टर। नल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होती, और इसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो आपने बता देना है इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, कोई भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है इसकी। हाँ, ये जो अभी मैंने वर्ड बोला ना इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये गलत है। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन नहीं होगी तो ये फिर नल वेक्टर तो ना हुआ।
तो नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी, स्पेलिंग की मिस्टेक है, लेकिन ये नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी। अगर आप ये वर्ड बोलती है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि नल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होती, तो जिस चीज की डायरेक्शन नहीं होती वो वेक्टर ना होगा, तो इसलिए आपने ये वर्ड ये नहीं बोलना, आपने बोलना है इट इज, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकती है, और इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना लाजमी होता है, लेकिन नल वेक्टर में आप डायरेक्शन स्पेसिफाई ना भी करें तो अंडरस्टूड है उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी ही है। अब है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि वेक्टर्स को, अब ये वेक्टर है या ये वेक्टर बी है, और इन दोनों को आपने क्या करना है, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला देना है। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करती हैं कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिला देना, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। हमारे काम के बाद ये रिमेंबर वाला है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा, ये कम्यूटेटिव होती है। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से आप कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आप जिस तरह मर्जी कर लें। तो आपने क्या करना, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देना है, तो आप वो क्या हो जाएगा, हेड टू टेल रूल हो जाएगा। हाउ टू ऐड पैरेलल वेक्टर्स। अब ये हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देना, तो वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 3 4। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड whose sum is 0 is 2। कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, उनका सम क्या होता है, वो मिनिमम वेक्टर्स कितने होने चाहिए जिनका सम 0, वो ज़ाहिर 2 होंगे। क्योंकि अब देखिए, ये एक वेक्टर है, अगर दूसरा वेक्टर है, अगर कोप्लेनर वेक्टर है, तो फिर ज़ाहिर दूसरा वेक्टर भी क्या होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों सेम प्लेन में लाई करें, और इसके दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इस वेक्टर को उठा के मैं दूसरे प्लेन में ले जाऊं, तो फिर क्या आंसर 0 आएगा। यानी कि एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर दूसरे प्लेन में है, यानी कि आप कह लें कि ये फर्स्ट प्लेन में है और इसकी ये डायरेक्शन है, और ये जो वेक्टर है ये दूसरे प्लेन में है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये दूसरे प्लेन में है और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। क्या तब इसका आंसर 0 हो सकता है? ये आंसर मुझे बताएं कि एक वेक्टर एक प्लेन में और दूसरा वेक्टर दूसरे प्लेन में, लेकिन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, क्या तब इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? नूर ने बोला है कि दो अलग अलग प्लेन में वेक्टर्स हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। बाकी भी बताएं। इसका आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक वेक्टर एक प्लेन में है, दूसरा वेक्टर दूसरे प्लेन में है, दोनों का एक्शन तो डिफरेंट प्लेन में हो गया, दोनों का एक्शन एक प्लेन में है ही नहीं है। जब दोनों का एक्शन एक प्लेन में है ही नहीं, तो उसका रिजल्टेंट 0 तो नहीं ना होगा। एक प्लेन का वेक्टर डिफरेंट है और दूसरे प्लेन का वेक्टर वो डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो इसका इसलिए अलग अलग प्लेन के वेक्टर्स चाहे उनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो, डायरेक्शन डिफरेंट भी हो, तब भी उनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उनका प्लेन अलग अलग हो गया है। पॉइंट की बात समझ आई ना, कि जब दो प्लेन के वेक्टर्स अलग अलग प्लेन के जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, जब एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो उसका आंसर 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब एक प्लेन पे हैं तब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तब उसका आंसर 0 आएगा। तो यही तो बात लिखी है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड whose sum is 0 is 2।
कि मिनिमम नंबर हमने बताना है, वो मिनिमम नंबर ज़ाहिर है वो 2 ही है, 2 से कम तो हो नहीं सकता। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बात हो रही थी इक्वल मैग्नीट्यूड की। अब यहाँ पे अगर हो जाए अनइक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है और उसकी डायरेक्शन ये है, और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 3 और उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 1 और उसकी डायरेक्शन ये है। तो अब जाहिर है ये 3 और ये जो -3 और -1 कितने होगा, -4, और ये -4 + 4, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 0 हो गया। तो यानी कि मिनिमम 3 वेक्टर्स जो इक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड उसका सम 0 हो गया। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स हों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है और दूसरा वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, क्या इसका सम 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो तब 2 वेक्टर्स का सम 0 होगा मिनिमम, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तब 3 वेक्टर्स का सम 0 होगा, 2 वेक्टर्स का सम तब 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर तो हमने 2 पॉइंट्स में बात की कोप्लेनर वेक्टर्स की, अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हो तब उनके लिए कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 4 वेक्टर्स होने चाहिए, तब जाके उनका सम वो 0 होगा। कि एक वेक्टर दो पे, एक प्लेन पे 2 वेक्टर्स हैं, एक 4 का है और एक 3 का है। दूसरे प्लेन पे वहां पे एक कह लें 4 3 7, एक 5 का है और एक 2 का है। तो जब इन चारों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तब इनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स 4 होती हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स 3 होती हैं अनइक्वल, और इक्वल मैग्नीट्यूड हमारी 2 होती है। तो यही बात सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हैं कि जो वेक्टर होता है उसके ऑपोजिट वेक्टर ड्रा कर दे तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाती है। एक और बात मैं बता दूं कि वेक्टर्स की दुनिया में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं होती। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि हम वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर रहे होते हैं। आप देखिए दरमियान में क्या है, ऐड है, और एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो मुझे बी वेक्टर का क्या लेना पड़ेगा? मुझे बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। जब मैं बी का नेगेटिव वेक्टर लूंगा उसको फिर वेक्टर ए में मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इन रियलिटी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं होती। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं? जिस वेक्टर के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका वेक्टर का आप क्या लें? नेगेटिव वेक्टर लें, और फिर दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे हमें क्या बनती है? यहाँ पे पैरेललोग्राम बनती है। अब देखिए हेड टू टेल रूल में हमारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स हम ऐड कर सकते थे, लेकिन पैरेललोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है। और जो बात अभी मैंने बताई है कि हेड टू टेल उससे आप कोई भी नंबर आप वेक्टर्स का ऐड कर सकती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में आप सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकती हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब हमें क्या करना है, या हमने इसको इस तरह ऐड करना है कि पैरेललोग्राम बने। तो ज़ाहिर है जब पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास 2 वेक्टर्स ही होंगे, और अगर ज़्यादा वेक्टर होंगे वो फिर पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। अब देखिए एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी है, तो हमने क्या किया, इनका जो रिजल्टेंट वो हमने दरमियान से हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया दरमियान से। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करें? हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पर बना हुआ है सेम उठा के इसको यहाँ पे ले आए। ठीक हो गया, यहाँ पे एरो भी आता है। रूल क्या है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का हेड होना चाहिए, सेकंड वेक्टर की टेल होनी चाहिए।
इसलिए आपने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलल आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो जब यहाँ पर ये वेक्टर आ गया तो अब इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिल रही है, तो अब आप इसका क्या कर दें, यहाँ पर आप ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपने B प्लस ए करना है तो फिर क्या करें, इसको उठाकर यहाँ पे ले जाएं। ये दोबारा सुन लें, हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। एक हमारे पास R इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फैक्टर आप साइन यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, और एक हमारे पास B प्लस ए। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये शो कर रहा है ए प्लस बी को, और ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है बी प्लस ए को। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब बी प्लस ए में हमारे पास बी क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर हो जाएगा। तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना होता है। तो इसको आपने क्या कर दिया, आपने पैरेलल यहाँ पर आपने शिफ्ट कर दिया, तो वो वेक्टर यहाँ पे चला गया, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया। तो ये वाला रीजन क्या है, बी प्लस ए, और ये वाला रीजन क्या है, ए प्लस बी। जो क्वेश्चन हो आपका वो आपके चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यू में आती हैं कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब एंगल हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, और अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तब एंगल कितना होना चाहिए, जीरो, और अगर हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है वेक्टर के तब एंगल कितना होना चाहिए, 180। और अगर हमने दोनों को ऐड करना है तब हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये तीनों एमसीक्यू आ सकती हैं कि दोनों वेक्टर्स मैक्सिमम वैल्यू कब देंगे, जब उनका एंगल कितना होगा, जीरो होगा, और मिनिमम वैल्यू कब देंगे, जब उनका एंगल कितना होगा, ए माइनस 180 होगा। लेकिन जब एंगल 90 होगा तब आपने क्या करना है, फिथागोरस थ्योरम लगा देना है कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड और होल का स्क्वायर रूट है। ये तीनों आपने आइडेंटिटी को याद रखना है कि 90 डिग्री हो तब ये एक्सप्रेशन है। और यह स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि मैक्सिमम वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमें कब मिलता है, जब एंगल जीरो हो, और मिनिमम रिजल्टेंट हमें कब मिलता है, जब वेक्टर, ये दो वेक्टर्स की बात हो रही है, जब उसका दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। और ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, वही आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने पॉलीगॉन आपने बनानी होती है। ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये वेक्टर ई है। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें, इसका एरो ये है, आर्डर सेम जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ये एरो है, ऊपर एरो लगा, रिवर्स एरो नहीं लगाना। यहाँ पर फिर आगे आपने एरो लगाना है पॉलीगॉन लॉ में, यहाँ पे फिर आपने आगे एरो लगाना है, रिवर्स एरो नहीं लगाना। यहाँ पर फिर आपने आगे का एरो लगाना है। तो यहाँ पर हमारे 5 वेक्टर हो गए। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आप देखिए, जो ऑर्डर आ रहा था सारे एरो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, एरो को रिवर्स कर देना है। ये एरो यहाँ पर है तो आपने इसका वो एरो क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये हमारा फिर इस तरह, ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम वो इस तरह हम ले सकते हैं। यानी कि पॉलीगॉन लॉ में आपने क्या करना है, वेक्टर का जो ऑर्डर चल रहा है उसके ऑर्डर को आपने क्या कर देना, रिवर्स कर देना है। उस तरह फिर हम वेक्टर को, वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अगर आपने 4 वेक्टर को आपने ऐड करना है, यानी हमारा वेक्टर यहाँ पे स्टॉप हो रही है, फिर आपने ये उसका एरो वो चल रहा है, तो आपने उसका क्या करना है, उसके ऑपोजिट आपने वो एरो लगा देना है, यानी ऑर्डर को चेंज कर देना। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अगर 3 वेक्टर हैं तो एरो होना क्या चाहिए था, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि ये है, इसके बाद ये एरो होना चाहिए, लेकिन एरो ये है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब है कि 3 वेक्टर को आपने इस तरह ऐड कर लिया। अगर 2 वेक्टर है, एरो ये है, इसके बाद एरो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन एरो इसके अपोजिट है, मतलब रिवर्स ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिमेंबर वही है, रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, के 4 माइनस 3 वो कभी भी जीरो नहीं होंगे। 3 कोप्लेनर वेक्टर में और मे नॉट बी जीरो, वो जीरो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। और रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, कि अगर ये है 4 प्लस 3,
यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ, वो आप काइंडली करेक्ट कर लें। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, जो 4 कोप्लेनर वेक्टर होते थे, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ये दी थी, ये गलत है, ये आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे -4 होना चाहिए, 5 नहीं होगा। और यहाँ पर 3 की जगह क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। आपने भी मुझे ये बात पे टोका नहीं है, ना सवाल पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 - 3 का आंसर 0 आ गया एक प्लेन पे, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, इस प्लेन पर भी इसका आंसर क्या आ गया, नहीं ये +4 होगा। मैग्नीट्यूड आप फिलहाल छोड़ दें, आप ये एक प्लेन है, उस पे ये 2 वेक्टर्स हैं 4 और 3, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स के हम रेंज लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेन हो गया और ये सेकंड प्लेन हो गया, इस पे भी वेक्टर्स क्या हैं, 4 और 3 हैं। ये सेकंड प्लेन हो गया, क्योंकि ये जो 2 वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, ये 2 वेक्टर्स इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका वो लेना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, सॉरी यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गई, इसका 0 आना चाहिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 - 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पर भी 4 - 4 का आंसर क्या आ गया, 0। तो ये नॉन कोप्लेनर 4 वेक्टर्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही बात कर रहा है कि अगर 3 वेक्टर्स होगा हमारे पास, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर एक हमारे पास वेक्टर ये है 5 और एक हमारे पास है 3 और ये एक प्लेन पे हैं, इसका 0 बनाने के लिए 2 और होने चाहिए, लेकिन 2 उसके मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन वो वेक्टर कहाँ पे है, वो दूसरे वेक्टर दूसरे प्लेन पे है। अब ज़ाहिर है ये जब दूसरे प्लेन पे जाएगा तब ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, इसलिए ये दोनों का जब रिजल्टेंट करेंगे तो इसका आंसर अगर 2 आता है तो 2 - 2 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है, इसलिए 3 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता। तो आपसे कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकती हैं। 3 मिनट रह गए हैं, तो आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं। बाकी जो लेक्चर रहेगा वो फिर आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा। ये भी आप एग्जांपल ले सकती हैं, 4 नॉन कोप्लेन वेक्टर्स, ये एक 8 है और एक हमारे पास 2 है, और दूसरे प्लेन पे हमारे पास इसका 2 3 है एक, और एक हमारे पास 3 2 5 3। इनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 6, और इसका आंसर आ गया 0। एक ओवरऑल रिजल्ट 0 हमारा नहीं आया। तो यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तब हमारा वो आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, यहाँ पर भी 2 8 है और यहाँ पर भी 8 है और इसी तरह यहाँ पर भी 8 है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगी तब मैग्नीट्यूड वो फिर 8 - 8 का आंसर 0 आ गया, और ये भी 8 - 8 का आंसर 0 आ गया। इक्वल मैग्नीट्यूड हो तब 4 कोप्लेनर वेक्टर्स का आंसर 0 होगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर का, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो फिर नहीं होगा। न कैन ऐड एनी नंबर आर 0 टू अ नल वेक्टर, स्केलर वेक्टर्स में ऐड नहीं होते। 0 एक स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर और वेक्टर आपस में ऐड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन ऐड नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर है नो। अब देखें, ये हमारे पास एक स्केलर है और ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2a। तो वेक्टर्स को और स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स और स्केलर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन? इस लेक्चर में कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
1 मिनट रह गया, कोई क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड हो तो पूछ ले। अब टाइम टेबल के मुताबिक हमारी अगली क्लास होगी जुमेरात को। कल हमारा अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया और जुमेरात की इंशाल्लाह हमारी नई क्लास होगी। अब हमारे दो दो सेशन ही हुआ करेंगे, चाहे आप 2 बंदे हों या 3 बंदे हों, तो हमारे आप दो दो सेशन ही हुआ करेंगे, ठीक है। अब क्लास की टाइमिंग फिर मुझे 2 बजे करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 बजे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे आप क्लास की टाइमिंग 2 PM पे होगी और 2 सेशन हम लिया करेंगे, ताकि जो इंटरेस्टेड हैं उनको तो फ़ायदा हो ना।